It's on Facebook, live on Facebook. हाँ, अभी हम लाइव हैं। शुरू करते हैं। हम दर्शकों के समक्ष हैं और हमारे सहभागियों के। राम मोहन जी। प्रिय दोस्तों, आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय की समीक्षा करने जा रहे हैं। हमने तकरीबन पिछले माह, लगभग पूरे माह ही होम स्कूलिंग पर और अनस्कूलिंग पर अलग अलग जो विशेषज्ञ थे उनसे चर्चा की, उन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे लोग जो इस क्रिया के सूत्रधार थे, कुछ ऐसे जो इस प्रयोग के साथ आने से, और इस समूह में हमारे साथ हर आयु वर्ग के लोग थे। 8-10 साल के एक बच्चे से लेकर 15 साल 16 साल के किशोर तक, 22, 23, 24 साल के युवा तक, और फिर इससे बढ़ती उम्र के लोगों तक। मैं ये समझता हूं कि जिन जिन लोगों ने चर्चा रखी, उन सब की छाप हमारे श्रोताओं पर लगातार पड़ी है। और उसका दो बात हैं। एक तो बात यह है कि आज की जो स्थितियां हैं वो हमको इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि स्कूल बंद हैं, कोई रास्ता नहीं है और बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। तो क्या करें? एक स्थिति तो ये है, ये तो स्थिति है कि मजबूरी की, पर ये मजबूरी की स्थिति स्वेच्छा से नहीं होती। ये स्थिति तो ऐसी है कि कहते हैं सुग्रीव ने जब बाली पर भगवान राम के माध्यम से विजय प्राप्त कर ली, तो जब भाई के मरने के बाद उसे वैराग्य हो गया और वो कहने लगा, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करूं दिन राति। तो भगवान राम ने कहा कि देखो ये तुम्हारा मजबूरी का वैराग्य है। तो एक स्थिति तो ये है कि आज मजबूर हैं लोग, करें क्या। एक स्थिति ये है कि जो अनस्कूलिंग या ये जो शिक्षा पद्धति है, ये एक प्रकार की पूर्ण शिक्षा है और इस पूर्ण शिक्षा को हम किस तरह से लागू कर सकते हैं, इस पर अलग अलग प्रयोगों की चर्चा हुई। कल हमारे एक विद्वान ने महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम पर बातचीत की। हमने आज ये विचार कि हम अपने कुछ ऐसे जो श्रृंखला थी उसको अधिकांशतः सुना है, समझने की कोशिश की है, उनको निमंत्रित करें, उनसे बातचीत करें और उनके क्या निष्कर्ष हैं, उनकी क्या समीक्षा है, क्या सीखा, क्या जाना, क्या करना चाहते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ दायित्वपूर्ण ढंग से इस पूरे के पूरे जो हमारा क्रम रहा इसका बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन किया।
उसके साथ साथ हमारे और साथी आज अभिनंदन हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश बहुगुणा जी जुड़े हैं, ममता कुमार मसूरी से जुड़ी हैं, प्रिया लूथरा जो हेडमिस्ट्रेस है स्कूल की, वो हाल ही अपना स्कूल की जो बहुत ही अनप्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल है, स्ट्रीट चिल्ड्रन का स्कूल है, उसकी मुख्य अध्यापिका है, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता आनंद जी जो एक परिवार परामर्श केंद्र में परामर्शदात्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। रीता धर्मरीत जो एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं और मैंने उनके कार्यों को देखने की, समझने की कोशिश भी की है, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। और एक बहुत ही अच्छी हमारी साथी, युवा साथी शीना शर्मा जो लाइब्रेरी है हरिजन सेवक संघ दिल्ली में, उसकी अधिष्ठाता हैं, ये हमारे साथ जुड़ी हैं। तो ये एक ग्रुप आज लोगों का हमारे साथ जुड़ा और हम लोगों ने ये विचार किया कि हम अपने अपने विचारों को, अपने अपने प्रभावों को, अपने अपने प्रयोगों को इस पर रखें। और मैंने स्मृति जी के आग्रह से इसकी शुरुआत की है। मैं चाहूँगा कि ये जो हम चर्चा करें, हमारे साथी जो चर्चा करेंगे, जब इसकी जवाब की बात आए, जब इस पर एक अधिकारी वक्तव्य देने की बात आए, तो फिर स्मृति जी उस बात को रखेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ रीता जी से। रीता धर्मरीत जो भी साथी है, जैसे 5 से 7 मिनट तक अपनी बात रखेगा, तो फिर संभवतः हम 1 घंटे में अपनी बात पूरी कर पाएंगे, क्योंकि इस पर हम और बंधन भी करेंगे। तो श्रीमती रीता धर्मरीत जी, आप अपनी बात रखेंगी, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद राम मोहन राय जी। मेरी आवाज आ रही होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ जी। एक बार फिर से नित्य नूतन वार्ता के सभी सदस्यों को, जिनको कि खास करके मैं जानती हूँ, राम मोहन राय जी आप खुद हैं, दीपक जी हैं और स्मृति जी हैं, ये 3 लोग और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक नई दुनिया कह सकते हैं, नित्य नूतन के मार्फत एक नए संसार में ले जाने का काम किया है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, घर में बंद है, हालांकि मैं थोड़ी देर पहले ये चर्चा आपस में हम लोग कर रहे थे कि हम महिलाओं के लिए, सभी नहीं हो सकती हैं लेकिन 90% हम महिलाओं के लिए तो लॉकडाउन कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मजबूरी नहीं है, हमारी आदत है ऐसे जीवन जीने का। तो उसी में उपलब्धता खोजने का, निकालने का। लेकिन नित्य नूतन वार्ता ने जो काम किया है और जो मुझे सीखने को मिला है, वो इतनी आश्चर्यजनक है। क्योंकि जैसा कि हमारे, मुझे जो सबसे छोटा इसमें वक्ता, जो छोटा सबसे गुरु हैं, एक तो मुझे हरिप्रिया लग रही हैं, अभी 2 दिन पहले उनसे बात हुई और जितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने जीवन दर्शन को रखा। उन्होंने जीवन दर्शन खास अक्सर एक किसी महापुरुष की होती है, किसी बहुत बड़े उपलब्धि अपने जीवन का जो हासिल कर लेते हैं उनके लिए कहा जाता है। लेकिन मैं हरिप्रिया के लिए भी कहूँगी कि उनका जीवन का दर्शन था। वो इसलिए नहीं जाने, मैं जान रही हूँ उनको कि उनके पिता कौन है, उनके दादाजी कौन है, बल्कि उन्होंने जो जिया इतनी छोटी सी उम्र में, और जो लड़ाई लड़ी उन्होंने कि स्कूल में किस तरह से उन्हें मारा गया, परेशान किया गया कि आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये महिलाओं के जीवन में खिड़की खोलना कितना जरूरी है, सांस लेना, बाहर देखना, ये पूरी जिंदगी जीने के बाद भी लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। और उस बच्ची ने
इतनी छोटी सी उम्र में अनुभव किया कि मुझे बाहर देखना है। और काबिले तारीफ उनके पिताजी, जिन्होंने उनको स्कूल से निकाल करके या फिर परिस्थितियां और अपने निर्णय सब मिला करके जो उनको मिला आगे का, तो बहुत ही सुंदर उस चौराहे की बात की उन्होंने। और मुझे बहुत उसी समय मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं एक काफ़ी लंबे समय से चूँकि सोशल वर्कर रही हूँ, तो एक अंदर से था, जिज्ञासा थी, एक करने की क्षमता थी और एक इच्छा थी कि मैं कुछ अलग से भी करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो उसका भी मैं कुछ हद तक श्रेय देती हूँ नित्य नूतन वार्ता को, कि मुझे प्रेरित किया कि आप कर सकते हो। और उसकी शुरुआत मैंने आज से ही की है। मेरे लिए बहुत आज का महत्वपूर्ण दिन है कि मैं एक उत्क्रांति क्षमता के नाम से मैंने एक स्टेज बनाया और उसके अंदर एक क्या कहते हैं, चौराहे पर, जो मुझे 2 महीना पहले से मेरा डिसाइड था कि चौराहे पर हम महिलाएं मिलेंगी, तो वो उसका नाम था। और जब हरि प्रिया ने चौराहे की बात की तो मुझे तो दिल को छू गया। उसी तरीके से हमारे जो और भी साथी हैं, जैसे कि अभिनंदन जुड़े हुए हैं, इनकी बात करें तो ये अपनी बात खुद रखेंगे, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी और मार्मिक बातें, ज्ञानवर्धक बातें इन्होंने कही है। समय कम है इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अनुजा ने जिस तरीके से अपनी मिट्टी के घर की बात की, मैं कभी सोची नहीं थी कि जिस मिट्टी के घर में हमने जन्म लिया है, बड़े हुए हैं, और फिर हम बड़े पक्के के मकान के में रहने का सपना देखते हैं, और उसमें जब रह भी रहे हैं, हम 4 मंजिले मकान पर आज हम आसमान में रह रहे हैं, और छत को ही हम अपना जमीन बना रखे हैं उसमें पेड़ पौधा लगा करके। और तब मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे ये सुनने को मिलेगा कि मिट्टी के घर बनाने वाले एक्सपर्ट हैं और उसकी ज़रूरत है, तो मुझे तो लग रहा है कि अब बहुत हो गया, हम बहुत आगे बढ़ लिए, अब लौट चलें, अब घर वापसी का समय है कि अब हम सोचें कि हम क्या छोड़ करके आगे बढ़ गए थे। कहीं इंडिकेशन तो नहीं है मेरे समय पूरा होने का? एक आवाज सी आई थी मुझे, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर ऐसा हो तो बोलिएगा, क्योंकि जितना कुछ सीखा है बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो मुझे अभी महत्वपूर्ण लग रहा है मैं उसी पर चर्चा कर रही हूँ। आप बोलिए, 2 मिनट और बोलिए, कोई बात जी जी उसी तरीके से स्मृति राज जो मुझे मिली हैं, और सिद्धार्थ, वो भी नित्य नूतन की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है कि इतनी मैं कब होंगी, अभी मेरे से काफ़ी छोटे हैं ये लोग, लेकिन काफ़ी आगे हैं जीवन में और शिक्षा में। तो ये जो होम स्कूलिंग की जो बात है, ये जो हाय तौबा मची है कि स्कूल बंद है, क्या सीखें? तो सीखना तो सीखते तो घर में ही हैं। चलना घर में सीखे, बोलना घर में सीखा, मिट्टी क्या है घर में सीखा, आकाश क्या है, चंदा क्या है घर में सीखा, पानी क्या है, आग क्या है, उसका विस्तार सिर्फ स्कूल में हम जाकर सीखते हैं कि उसका और विस्तार क्या है। हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे या कला पढ़ेंगे, सब तो घर में ही सीख लिया है। तो ये जो जन्मते हम लोगों ने एक बना लिया कि 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, 2.5 साल में ही, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2.5 साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं, प्ले भी। मतलब इसको अब हम क्या समझते हैं कि एक बच्चे पे हम दबाव बना दिए कि सुबह उठना है तुमको, आंख मूंदते उसको किसी तरीके से तैयार करना है, रोते गाते, और ले आकर उसको छोड़ देना है एक ऐसे समूह में। उसी समूह में हो सकता है वो बच्चा अपनी स्वेच्छा से जाना चाहे। आज मेरे भाई रहते हैं पूना में, और उनका छोटा बच्चा है 6 साल का है, और जब मैं फ़ोन करती हूँ और पता चलता है कि उसकी स्कूलिंग ऑनलाइन हो रही है, घर में ही मम्मी भी है, पापा भी हैं, तो कितना खुशनुमा घर का माहौल लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है और लोगों से भी जुड़ रहा है वो, लेकिन सब कुछ घर में हो रहा है। एक बच्चे के लिए घर बहुत ज़रूरी है, और बाहर जाना भी ज़रूरी है। ये थोड़ी-सी दिक्कत आई है कि हम बाहर खुले तौर पर बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा स्वेच्छा से जाना चाहता है कि नहीं? बच्चा स्कूल जब जाना चाहता है तब उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं? ये सब तो नहीं कर पा रहे थे, आज हो रहा है। आज आज के माध्यम से ऐसे कई
मिले हैं, कई ऐसे गुरु हैं जिनके साथ लोगों को जुड़ना चाहिए और भी लोगों की खोज करनी चाहिए। और यही कारण है कि मैंने भी ऐसे लोगों को स्रोत लाने की कोशिश की है जिन स्मृति जी का धन्यवाद। जी उन्होंने अपनी बात को रखा है। और रीता जी, हाँ, रीता जी, आपने अपनी बात को रखा है और जी बड़ी जी बखूबी रखा है। हम समझते हैं कि हम 5-7 मिनट बोलकर अपनी अपनी जो बात है बोलकर फिर हम इसको फिर दोबारा अगर हमारी बात कुछ रहेगी तो हम उसको फिर से रखने की कोशिश करेंगे। और मैं अब प्रार्थना करूंगा अ, हमारी प्रिया लूथरा जी, जो कि पानीपत में हाल ही अपना स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चों का स्कूल है और उनको किस तरह से एजुकेट कर रही हैं। और एक तरह से निराशा इस बात की है कि और स्कूलों में तो ऑनलाइन शिक्षा की बात हो जाती है, कुछ और हो जाता है, पर ये स्कूल ऐसे हैं हमारे हाल ही अपना स्कूल जैसे कि जहाँ पर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या कोई और ऐसी सुविधा नहीं है और स्कूल में आकर वो पढ़ नहीं सकते, तो वो तो दोबारा बाल श्रमिक जो थे वो उसी रूप में जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्रिया जी अपनी बात को रखें। गुड इवनिंग ऑल। जैसे ये सर ने कहा कि हमारा जो एक खाली अपना स्कूल है वो एक श्रमिक माता पिताओं के बच्चे हैं। अभी भी हम लोग जैसे आजकल है हमारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कि बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। इस माहौल में बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते, तो हमारी कोशिश थी कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरीके से घर पे पढ़ाएं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं जिनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं और जिस वजह से वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी थोड़ी बहुत एजुकेशन हो पा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि इस स्थिति में उन लोगों को वापस फैक्ट्रीज में, शॉप्स पे जाके काम करना दोबारा स्टार्ट हो गया उन बच्चों का कि हम लोगों को अपने घर की पूर्ति के लिए पेरेंट्स की मदद करनी है। कुछ उसमें बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो पढ़ना तो चाह रहे हैं कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमारे पास फोन्स नहीं है, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, हम लोग कैसे पढ़े। वैसे देखा जाए तो ये दिक्कत है हमारे जैसे अच्छी फैमिलीज या जो मिडिल क्लास या हाई फैमिलीज हैं उनको भी ये दिक्कत आ रही है। मेरी कुछ अपने फ्रेंड से भी बात हुई, नॉन में टीचर्स वगैरह से, वो कहते हैं कि हमें ये दिक्कत तो आ रही है क्योंकि बच्चे घर में किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, कोई जॉइंट फैमिलीज में रहता है, सबके पास 1 या 2 फोन है। अब जैसे कि अनलॉक हो चुका है और जो फादर्स हैं वो वर्किंग पे जा रहे हैं, मदर के पास 1 ही फोन है, तो उससे काफी दिक्कत आती है कि कैसे हम लोग और बच्चों को दूसरे बच्चे को शिक्षा दे पाए। एक बच्चा ले पाता है, एक की क्लास मिस हो जाती है, बहुत से ऐसे जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है। तो ये भी एक विषय है कि इस टाइम पीरियड में हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए जिए कि बच्चों के लिए एक फोन, लैपटॉप्स ये खरीदें। जैसे कि ये नित्य नूतन वार्ता में स्मृति मैम और सिद्धार्थ सर से एक बार स्कूल में मिलने का मौका मिला था, वो हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने वर्कशॉप लगाई, बच्चे बहुत खुश रहे इनके साथ। तो इन्होंने मुझे बताया कि एद्वित जो है उसकी कोई भी स्कूल नहीं जाता, जहाँ हम ट्रैवल करते हैं वहीं वो ट्रैवल करता है हमारे साथ साथ, हम उसे होम स्कूलिंग दे रहे हैं। पर जब मैं नित्य नूतन वार्ता से जुड़ी तो मैंने देखा कि बहुत सारे हैं कि जिसमें हेमंग आया, अभिनंदन आया, मिहिर आया, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जिन्होंने होम स्कूलिंग ही की है। और कई ऐसे जने आए जिन्होंने बताया कि हमारे 2-3 बच्चे हैं फिर भी हम लोग उनको होम स्कूलिंग ही दे रहे हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तभी हम होम स्कूलिंग दे सकते हैं।
हम होम स्कूलिंग बच्चों को कहीं से भी दे सकते हैं। और इसका ये बेनिफिट है कि ये नहीं कि आप एक प्रिस्क्राइब टाइम पे ही बच्चा पढ़ेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही पढ़ेगा। होम स्कूलिंग में कोई भी हो सकता है, उसके फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है उसको सिखाने वाला। और बहुत कुछ हम बच्चों से सीखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि नूतन नूतन वार्ता ने ये बहुत अच्छी पहल की। हमारे इतने सारे सेशंस लगे, मॉर्निंग इवनिंग में 12 o'clock, 6 o'clock। मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अपनी लाइफ में उतारूं। जो भी मैंने सीखा इससे कुछ ना कुछ सीखे उसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करूं। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करूंगी। थैंक यू। हमारे साथ ममता जी जुड़ी हैं। ममता जी स्वयं एक अध्यापिका हैं और पर्वतों की रानी मसूरी में रहकर अपने कार्य को कर रही हैं। आप एक सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी भी हैं। हमारे अधिकांश सेशंस में वो रही हैं। मैं चाहूँगा कि वे अपनी बात को रखें। ममता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने माइक को जारी कीजिए। आप सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर? ओके ओके सर। तो आज वार्ता पे मुझे दोबारा बुलाया, तीसरी बार मैं आई। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आने की। और होम स्कूलिंग, सर मेरी आवाज तेज है क्या? होम स्कूलिंग के 2-3 सेशन मैंने भी देखे। बहुत सारे तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन अ, अ, वार्ता एक ऐसा ग्रुप है जिससे निरंतर ही मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इसी दौरान जब मेरे बच्चे घर पे थे, तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हुई जब मैंने सेशन में देखा, खास तौर पे अभिनंदन की बात सुनी। तो उस बच्चे में इतना स्कोप मुझे दिखा कि वो बच्चा इतनी कम उम्र में इतना परिपक्व कैसे है। मैं यहाँ से उनको बधाई देना चाहती हूँ, आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो रीता जी ने कुछ बातें कह दी, लूथरा जी ने कुछ बातें कह दी। अब परसों मैं अपने बच्चे के ही से ही घर में बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो बिटिया का 10th का अपकमिंग है और बेटे का 12th था। उसके बाद बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, किस तरह से हम लोग घर में ही बैठ गए। लेकिन धीरे-धीरे फिर हम लोगों ने उन्हें संगीत की शिक्षा देनी शुरू करी और बेटे को गिटार, हारमोनियम की क्लासेस भी देना शुरू करी। तो धीरे-धीरे मैंने देखा उसके स्वभाव में बहुत अंतर आने लगा और वो म्यूज़िक के प्रति भी अपना समर्पण देने लगा। बेटा ख़ास तौर पे, क्योंकि बिटिया तो मेरी क्लासिकल डांस में है, कभी वार्ता के में उसको भी शेयर करेंगे उसके डांस को। बिटिया काफ़ी समझदार भी है और बेटा थोड़ा चंचल है, लेकिन उसको जब धीरे-धीरे हमने सिखाना शुरू किया तो शुरुआती दौर में तो हमें बहुत मुश्किल आ रही थी, लेकिन फिर वो समझ गया। और इसी क्षेत्र में मैंने अपने घर के ऊपर, हमारी छोटी-सी छत है, उसके ऊपर बच्चों के क्लास लेना शुरू किया। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, मेरे पड़ोस के बच्चे थे, दिन भर इधर-उधर घूम रहे थे, तो मैंने उनको पूरा उनका सिलेबस निपटा दिया 10-12 बच्चों का। और बहुत खुश हुए बच्चे और उन्होंने मुझे चॉकलेट लाके दी कि मैम आपने हमारा काम करवा दिया। तो इस तरह से ये जो कोरोना काल का समय कट ही रहा है, लेकिन वार्ता के ग्रुप में जिस तरीके की शिक्षा की सेशन जो चले आजकल, तो उसमें ये रहा कि
मैंने जो सीखा कि केवल किताबी ज्ञान ही ज़रूरी नहीं है। उसमें बहुत हमारे मंजुल भारद्वाज जी आए थे और नाटकों के थ्रू, क्योंकि मैं उसी विधा से जुड़ी हुई हूँ, तो ये नाटकों के थ्रू देखा तो हमने भी बच्चों को यहाँ पर कुछ अभिनय क्लासेस भी दी हैं इस दौरान। और परसेंटेज कोई महत्व नहीं रखता है। मैं जहाँ तक मैं समझी वार्ता से ही और बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला इससे मुझे। तो हमने देखा कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनको क्रियात्मक चीज़ों में भी आगे जाना चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी को कुछ पोस्टर प्रदर्शनी अपनी कविताओं के थ्रू उनको दी बनाने के लिए। तो इस तरह से केवल बच्चे ही नहीं, हमने भी वार्ता के इस सेशन से ये सीखा कि बच्चों के अंदर के और भी बहुमुखी प्रतिभा को निकालना बहुत आवश्यक है, खुद को जानना बहुत आवश्यक है और चीज़ों को कराना, प्यार-दुलार से बच्चों में उस चीज़ों को जागृत करना, उनकी क्षमताओं को परिभाषित करना, ये सारी चीज़ें बहुत प्रेरणा का स्रोत बनी इस दौरान वार्ता के ग्रुप से। तो मैं वार्ता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस प्रकार का सेशन उन्होंने इस समय लगाया और आगे भी जारी रखेंगे और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी आपका। शीना हमारे बीच में ऐसी युवा रही कि जिन्होंने हमारे सेशंस भी अटेंड किए और अपनी बातचीत को अपने कमेंट्स के जरिए भी रखा। आप एक प्रतिभाशाली युवा हैं और मैं चाहूंगा कि शीना भी अपनी बात को रखे। थैंक यू अंकल। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज ठीक आ रही है। आप सभी को पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जो कि मैं कमेंट्स में हमेशा लिखती रहती हूँ। तो आज मुझे दोबारा मौका मिला है आप लोगों के बीच बोलने का, लोग सुन रहे हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि ये जो आप लोगों ने सत्र शुरू करा है, होम स्कूलिंग का जो बेसिकली शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज्यादा होम स्कूलिंग के बारे में इतना नहीं, ना तो पढ़ा था ना इतना सुना था। जो आपके सत्र से मुझे सुनने को मिला और एक्सपीरियंसेस जो बच्चों ने शेयर करे स्पेशली, वो बहुत अच्छे थे। मतलब लाइक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल देखा मैंने बच्चों का, जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मतलब एक डर जो लोगों में पहले था कि नहीं लोगों को मालूम था होम स्कूलिंग है, वो कोरोना टाइम पीरियड ने हमें घर पर मतलब बच्चों को पढ़ाना पढ़ना दोनों सिखा दिया। तो बहुत एक अच्छा सा ये पता चला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी किसी पहलू पर रुकती नहीं है, जिंदगी हमेशा आगे चलती रहती है और रुकना भी नहीं चाहिए। तो ये जो अब होम स्कूलिंग के थ्रू जो लोगों को ऑनलाइन हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, सब हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं। तो मैं अपना ही व्यू यहाँ पे रखना चाहूंगी कि हमें लगता है कि लाइक ऑनलाइन जो स्कूलिंग हम चल रहे हैं, होम स्कूलिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, कोई गलत नहीं है। बट लाइक स्कूलिंग भी जरूरी है और होम स्कूलिंग जो बच्चे कर रहे हैं वो भी जरूरी है। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, दोनों के मेरिट डिमेरिट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी है जब बच्चों के लिए हो जाता है जरूरी, जैसे अब कोरोना टाइम में है तो बच्चों के लिए एक है कि उन्हें होम स्कूलिंग करनी है और वो ये घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, यहाँ तक अच्छा है। और जहाँ पर बच्चों को मौका मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं कि स्कूल में जाकर वो अपनी सारी मतलब उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं, उन्हें सब चीजें मिल रही हैं कि वो जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा मौका है कि बच्चे स्कूलिंग में ही स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। और जहाँ पर बच्चों को ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब लाइक ठीक है स्कूल में नहीं जा सकते और क्या कहते हैं घर पर अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए होम स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है। जो मैंने कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का देखा कि घर पर रहकर बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है और लगता है कि मतलब लाइक जो लेवल है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही से चल रहा है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज है बच्चे को, सब कुछ मिल रहा है, तो वो भी एक जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को अगर वो होम स्कूलिंग कर रहा है तो ये नहीं है कि उसे सिर्फ घर तक ही सीमित रखो, घर तक ही वो पढ़े, उसे थोड़ा सा लेवल बाहर तक भी निकलना चाहिए। जैसे हम लोगों के मतलब पेरेंट्स हैं घर पर, तो उनको हर तरह की मतलब नॉलेज में उनको मतलब उनका साथ देना चाहिए, जहां तक मैं सोचती हूँ। तो
एक डिसिप्लिन्ड जो घर पर सीखते हैं, एक डिसिप्लिन जो बाहर सीखते हैं, दोनों चीज़ों में बहुत वेरिएशंस हैं थोड़ा-सा देखने में। बट हाँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि होम स्कूलिंग के लिए वो बहुत चेंज हुआ है नित्य नूतन वार्ता से, कि बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं और बहुत अच्छी बात है कि उनको इससे मौका मिल रहा है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं और वो अपना अच्छा कर पा रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो एक स्कूल में नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो होम स्कूलिंग उनके लिए बहुत बेटर है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ओवर टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए होम स्कूलिंग बहुत बेटर है। जिन्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए होम स्कूलिंग बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ किसी की जाने से रुकती है। और बहुत अच्छा ये सत्र जो हम लोग सुन रहे हैं, ये जो हम लोग नित्य नूतन वार्ता में आते हैं, और बहुत अच्छा राम मोहन राय अंकल जी आपको, स्मृति जी आपको, दीपक जी हैं, वो सब ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े, इतने अच्छे अच्छे चीजें जानने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी है। तो ये जुड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोगों को नॉलेज ही नहीं होती उस चीज की जो इतनी बेनिफिशियल होती है। तो ऐसे ऐसे सत्र से तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कि आप लोगों ने चीजों को समझने के लिए और बातों को रखने के लिए बच्चों को भी इतना अच्छा स्कोप मिला है कि उन्होंने अपनी बात रखी है। क्योंकि जितना अच्छा वो हमें समझा पाए, जितना अच्छा हम उनके थ्रू समझ पाए हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ठीक है, सिर्फ बड़ों के माध्यम से हम लोगों ने समझा था, जाना था, वो एक लेक्चर टाइप होता है, लेकिन जो बच्चों ने अपने फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो वो रियलिस्टिक था बहुत ज्यादा। तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को, जब हम लोगों को बहुत सीखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और थैंक यू सो मच कि मुझे तो खुद को ही बहुत सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी दी। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को यहाँ ही रखना चाहूँ। धन्यवाद शीना जी। हमारे बीच में डॉक्टर पवन कुमार आर्यन जी हैं। आर्यन जी के विचारों से हम लगातार जुड़े रहे हैं और वे अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से सदा उस बात को रखते रहे हैं। आपकी सुपुत्री डॉक्टर उर्वी आर्यन ने भी अपनी बात को रखा और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से डॉक्टर आर्यन जी और उनकी बेटी ने अपनी बात को रखा है। मैं उनसे चाहूंगा कि आर्यन जी भी अपनी बात को आज के संदर्भ में रखें। डॉक्टर पवन कुमार आर्यन जी। हाँ, रामोहन जी मेरी आवाज आ रही है क्या? इसको म्यूट हाँ जी, करना है? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, आ रही है थैंक यू। आपकी आवाज। ओ धन्यवाद भैया। मैं अपनी बात गोहर रजा की एक गजल से करना शुरू करना चाहूंगा। तो गोहर रजा जी को हम चाह रहे थे कि वो सुने, शायद उनको भी हम बुलाएंगे एक दिन। आ, ये क्या हुआ कि यक बयक सब खामोश हो गए, यहाँ पे ओस क्यों पड़ी, ये धूल दब गई है क्यों, वो जिससे फूल खिल उठे थे जख्म भर गए हैं क्यों। मुझे यकीन है कि फिर यही इसी मुकाम से उठेगा हश्र, जी उठेंगे सारे नर्म ख्वाब फिर, बराबरी का सब जुनू सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ को, यहीं से उठेगी सदा के खुद पे तू यकीन कर, यहीं से उठेगी सदा के खुद पे तू यकीन कर, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा। तो नित्य नूतन वार्ता के सभी हमारे दिग्गज पार्टिसिपेंट्स, गौर रजा के इस यकीन को आपने पुख्ता किया है, खासकर जब होम स्कूलिंग और ये जो नया सेशन समृद्धि जी और सिद्धार्थ जी के प्रयासों से शुरू हुआ। वाकई शीना ने बहुत बढ़िया इसका जिक्र किया कि इसने तो हमें बिल्कुल ही झंझकोर के रख दिया, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई, शायद इनको हम जिंदगी भर मिस कर जाते। हम बहुत आभारी हैं सारे प्रयास के। और आज अभी कल ही मेरे ख्याल से बधाई हो होम स्कूलिंग के सभी इन जुझारू, इनको हेरेटिक्स कहते हैं लोग, क्योंकि लकीर से हट के चलने वाले लोग हैं, और इनको प्रॉब्लम नहीं है इनको कोई हेरेटिक कहे, इनको कोई रेडिकल
पॉलिटिकल कहे, इनको कोई कुछ भी कहे, बट दे आर रियली डेडिकेटेड पीपल। तो मेरे ख्याल से हालांकि होम स्कूलिंग टाइप से नहीं, लेकिन आपके वो जो विचार हैं और ये 1 महीने से जो हम सुन रहे हैं, वो विचार अभी 2020 की एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तो मैं उसको पढ़ रहा था आज दिन भर, मैंने वो पॉलिसी बैठ के पढ़ी। तो जो बातें आप कर रहे हैं वो सारी इस पॉलिसी में लिखी हुई है, और आपने मजबूर कर दिया इनको, और आपको बहुत बहुत बधाई हो ये। और इसी दौरान ही आई, जैसे ही आपका सेशन खत्म हुआ, ये पॉलिसी का अपना उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि ये पॉलिसी है, इसके ऊपर क्या अमल होता है और इसको कैसे हमारी सरकारें देखती हैं, वो ये पॉलिसीज कोई कानून तो होते नहीं, इनको तो अपने नजर से ये देखते हैं, और जो नहीं लागू हुई तो नहीं सही। पर लेकिन जो भी ये प्रयास है, मुझे लग रहा है कि आपकी होम स्कूलिंग का बहुत बड़ा जो एक गूंज है वो इस पॉलिसी से मुझे सुनाई दी। एजुकेशन के बारे में जब बात चलती है तो हमारे यहाँ पर कई एजुकेशन पॉलिसीज बनी, और एजुकेशन का एक व्यापक स्वरूप कैसा होगा, स्कूलिंग कैसे होगी, बच्चों को कैसे हमने उनको नर्चर करना है, और कैसे एक अच्छा समाज बनाना है, कैसे अच्छे टीचर्स को उनके साथ एसोसिएट करना है, जो उनके साथ उनमें छुपे हुए सारे जो गुण हैं उनको उभार सके। तो ये एक बहुत एक लंबा एक यात्रा है। हमारे 3000 साल पुराने इस दौर में, एजुकेशन के इस दौर में, ये जो नया अध्याय जुड़ा है, मेरे ख्याल से 1960-65 के दशक में ये बातें होम स्कूलिंग के सामने आई, और इतने इतने बेहतरीन लोग हमारे देश में इस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक वाकई एक लाजवाब सेशन था। इसमें इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और खासकर जो तजुर्बे हैं, और जो वही है, डेयरिंग टू लिव ऑन द एज, डेयरिंग टू लिव एंड मिनिमलिज्म, और कंज्यूमरिज्म के ऊपर जिस टाइप से एक नजरिया, वो गांधीवादी नजरिया कंज्यूमरिज्म के ऊपर, और नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के ऊपर, और कैसे जजमेंटल नहीं होना है लिसनिंग के ऊपर, जो जितने वक्तव्य आए हैं ये मास्टरपीस हैं। इनके ऊपर थीसिस लिखे जाएंगे आने वाले समय में, और लोगों के लिए बहुत बड़ा ये एक इंस्पिरेशनल सोर्स है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अपना कनाडा में, यूएस में, तो वो भी, उनको भी मैं जोड़ता हूँ, लेकिन वो शुरू शुरू में उनको कंफ्यूजन हो जाता था कि ये नून है क्या है, तो फिर बाद में खैर वो हट गया, मैंने उनको फोन करके या मैसेज करके भेजता था। तो उन्होंने मुझे बताया अभी ह्यूस्टन में कि उन्होंने इसके हमारे सेशंस को लेके, और उसमें से कुछ क्लिपिंग अलग अलग करके, और उन्होंने बच्चों को कुछ सिखाया है उससे, और अपने आप को बदलने की कोशिश की है। जो नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन है, और गांधी का जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में उन्होंने बेहतरीन इससे सीखा है। और वो मैं चाहूंगा स्टैनले जी को कि वो भी कभी आपसे मिलें, और इस पे कभी उनको बुलाएंगे। आजकल वो थोड़ा अपने काम में लग गए हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये सारी बातें हमसे शेयर की, और वो इसको देखते हैं, इन सारी बातों को सुनते हैं, पर्टिकुलरली जो बच्चों के साथ जो तजुर्बा हुआ उसको वो देखते हैं। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसीज जो 1986 की पॉलिसी थी हमारी, उसमें ये नया सिस्टम था जिससे हम निकल के आए। और 2020 की पॉलिसी तो आपकी चुरा ली है समृति जी। ये जितने भी होम स्कूलिंग वाले हैं उनको ये प्लेगराइज करके इन्होंने एक नई पॉलिसी कल लॉन्च की है। आई होप द बेस्ट कि ये पॉलिसी जो है ये कुछ काम करेगी शायद। और लेकिन होम स्कूलिंग वाले तो पहले से ही दे आर ऑलरेडी ऑन द राइट फ्रंट। तो और विशेषकर इस सेशन में हमें जो लद्दाखी भाषा का बारे में पता चला, संथाल के जो लोग हैं वो कैसे अपना वो जी रहे हैं, और जो अपना कैसे लोकल लैंग्वेजेस में और लोकल जो कलाएं हैं, कैसे उनके साथ एक बहुत अच्छा एक तारतम्य बिठाया जा रहा है, ये तो बेहतरीन था। तो जो एक पामेला बर्कले का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आई थिंक सी इज एन होपफुली आई थिंक सी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दिल्ली में रहती हैं शायद। उन्होंने बड़ा लाजवाब काम किया है, और बच्चों को किस प्रकार से वो तरबियत कर रही हैं, और कैसे उनका एक अपना प्रोग्राम बना हुआ है, कितनी डेडिकेटेड है वो, कितनी साफ गोई से उन्होंने अपनी बात रखी, बेहतरीन था वो। सुप्रिया राज जोशी का जिक्र करना जरूरी है, आसवरी माथुर जी का कमाल है, अर्चना परसाई गहलोत एक बहुत ही
बेहतरीन, उनकी बिटिया और उनके हस्बैंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और उनका जो उनकी ज़िंदगी है वो अपने आप में एक बड़ी इंस्पिरेशन रही है हमारे लिए। भावना त्रिवेदी जी और हमारे एक जो हंसमुख सपना वाला, वाओ! वो तो वाक़ई सपनों के सौदागर हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, वो भी यूनिक था। और उन्होंने जो बात बताई वो दिल में प्रिंट हो गई कि जब एक अपना लियोनार्डो दा विंसी या कोई जो भी बड़े अच्छे स्कल्पचर हैं, वो उन्होंने जब पूछा कि आप कैसी अच्छी पत्थर में से तस्वीर निकाल देते हो ये? तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ तस्वीर तो पत्थर में पहले से ही थी, मैं तो केवल जो डस्ट होती है ना उसको हटा देता हूँ। तो रियली ये जो बहुत ही ये बेहतरीन कार्य है, बच्चों के प्रति ये संजीदगी, और ना केवल अपने बच्चों के प्रति बल्कि सभी समाज के सभी बच्चों के प्रति। हालाँकि ये ग्रुप बहुत अभी छोटा है, इसके लिए हम शुभकामनाएँ करते हैं कि ये हमारा जो ये परिवार है ये बढ़े, ये जो हमारा अपना ट्राइब है इसकी बहुत ही फले-फूले, और ये विचार जो है ये कोने-कोने में हमारे देश के भी जाए, सारी दुनिया के लोग भी इसमें शामिल हों। इसमें कोमल जायसवाल जी का और समून जी, विधि जैन जो वाक़ई एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं उदयपुर में शायद, या और डॉक्टर उदयपुर में। मोना चौधरी ने जो जिस प्रकार से एक अपना जो साइकियाट्रिस्ट हैं दिल्ली में, उन्होंने जो अपनी बात रखी वो भी एक काबिल गौर थी। और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपना मोना चौधरी की जो कई चीज़ें जो है ना वो हम रेफर करते हैं उनको अभी भी, और मेरे कई दोस्तों को हम उनको हाई कोर्ट में भी एक दो हमारे फ्रेंड हैं जो बड़े उनसे प्रभावित हो रहे हैं। आपने वाकई लोगों को एक हीलिंग दे दी इसके माध्यम से। भावना जी सरखेज रोजा का पता चला हमें, हालांकि वो तो इससे हटके था, बट दैट वाज वो भी एक सीख थी। मनीष गहलोत जी कमाल है, इनका परिवार पूरा का पूरा। और मंजुल भारद्वाज एक गजब के कवि हैं, वो दिल में उतर गए वो तो, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उनकी कविताएं अक्सर पढ़ते हैं हम, कभी कभी बोलते भी हैं। अभी हमारा कल 31 जुलाई को हमने शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस मनाया, तो वहाँ पर मंजू जी की कुछ कविताएं पढ़ने का मौका मिला, लेकिन वो आर्यन रिकॉर्ड जी नहीं हो ने तो पाया। मैं इसमें भी काफी पूरी प्रॉब्लम यथार्थ जी। वार्ता की हाँ जी, बहुत हाँ अच्छी जी, समीक्षा कर दी, बहुत शानदार। आर्यन जी ने हाँ जी, अपनी हाँ जी। बात तो मेरा रखी। टाइम और पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल हो रहा है, और राजेश बहुगुणा जी तैयार हो रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, बस तो मैं एक बातें और कहूंगा बस। मेरा एक अभी जो हाल ही में जो हुए हैं ना जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा इसमें, एक शमी नंदा जी और एक अनाहिता बत्रा, वाह, जो सूफी सिंगर अभी आए थे, है ना, उनका उनका जिक्र बहुत जरूरी है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एजुकेशन का जो ये विषय है, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। और महात्मा गांधी के, निर्मला देश पांडे और अब विनोबा भावे के उन्हीं विचारों को लेकर ये सब लोग चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आर्यन जी ने थैंक यू, बहुत ही थैंक यू, खुलासे से थैंक यू ऑल। दिल की गहराइयों से अपनी बात को रखा है। और आपका हृदय से आभारी तो हम जो आज लोग बैठे हैं वो तो हैं ही। आप तो प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, नित्य नूतन वार्ता के न केवल एक कर्ता धर्ता हैं, अपितु जिस तरह से सुझाव, सलाह, टिप्पणी, समीक्षा, आलोचना आप करते हैं वो काबिल तारीफ है। मैं आर्यन जी की बात से जोड़ते हुए कहूँगा कि आज सुबह मेरे सन इन लॉ से यूएसए में बात हो रही थी, और मैंने उनको यही सारी बातें जैसे आर्यन जी ने रखी हैं यही बताने की कोशिश की। तो वो बोले प्रभावित हुए, क्या ऐसा है? तो मैंने उनका हाँ ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकाश जहां जहां भी जा रहा है ये निश्चित रूप से अंधेरे को दूर कर रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। और अब मेरी प्रार्थना श्री राजेश बहुगुणा जी से है। हमने उनको वार्ता में भी सुना है, राजेश जी को, और आज भी हम उनको सुनेंगे। उसके बाद सुनीता जी अपनी बात रखेंगी। रही है। अगर मेरी आवाज तब तक पहुंच रही है तो एक बार हाथ उठा दें।
जी, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि हम पिछले कई दिनों से स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग और अनस्कूलिंग पे चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे तो इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए मुझे तो कम से कम 7-8 दिन चाहिए होते हैं। और इसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। हम अपने पास एक जगह हम अभी बना रहे हैं, सर्वोदय बोधग्राम करके। तो आप सभी को वहाँ पर बहुत जल्दी मतलब औपचारिक निमंत्रण तो मैं बाद में दे ही दूंगा। अभी सबको एक अनौपचारिक निमंत्रण दे रहा हूँ। तो मेरी पिछले 15 साल से जो भी यात्रा रही है, उसमें 1-2 बातें मुझे जो समझ में आई, वो ये समझ में आई कि अपने देश में और ख़ास तौर पर दुनिया में ये जो औद्योगिक सभ्यता के बाद ख़ास तौर पर जो यूरोप में शुरू हुई है 1700 के आस-पास, उसके बाद एक जिस प्रकार का दृष्टिकोण पूरे दुनिया में पैदा हुआ है, जिसको हम आधुनिकता या मॉडर्निटी कहते हैं, उसने हमारे सोचने के तरीके में जो बड़ा बदलाव लाया है, वो है पोलराइज़ेशन का मामला उसमें हो गया है। हम चीज़ों को ब्लैक व्हाइट में समझते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में यही इसी तरह से मुझे ये स्कूलिंग और होम स्कूलिंग का जैसा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी का जो सीखना समझना है, वो उसका एक एक नेचुरल प्रोसेस है उसका, जो एक्जिस्टेंशियल प्रोसेस, जो सारे सारे धरती के आदमी पे शायद एक तरह से लागू होता है। और जो स्कूल है, वो एक बहुत अननेचुरल डिज़ाइन है। स्कूल का डिज़ाइन स्कूल के इतिहास पे कभी बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो एक तात्कालिक जुगाड़ है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किसी बहुत बुरे भाव से वो शुरू किया हुआ हो। लेकिन वो एक तात्कालिक जुगाड़ है। जैसे युद्ध की स्थिति में हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, युद्ध की स्थिति में हमने मेडिसिन बनाए हैं। लेकिन जब आप सहजता की स्थिति में होते हैं, तो तब ये काम नहीं आते हैं। इसलिए मैं इसको होम स्कूलिंग नहीं कहता, मैं बेसिकली इसको नेचुरल लर्निंग कहता हूँ। क्योंकि जब आप होम स्कूलिंग बोल रहे हैं, तो बेसिकली हमारा रेफरेंस पॉइंट स्कूल हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं फिर ये हो जाता है कि अच्छा, जो स्कूल में हो रहा है, वो हम नहीं करेंगे। तो जो हमारा एनर्जी का सोर्स है, वो कोई एक नेगेटिव थिंकिंग है। ऐसा मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं इसको नेचुरल लर्निंग कहता हूँ कि आदमी के सीखने समझने का है। और वो प्रोसेस वो समझता है चीज़ों को। अनुकरण का मतलब यही है कि एक उम्र तक बच्चा 2-3 साल भी वो रह रहा है, उनको वो उनकी हरकतों को वो बहुत गौर से देखता है और वैसा ही नकल करता है। वो माँ की तरह, लड़की होगी तो साड़ी बांधेगी, माँ की तरह मेकअप करेगी, है ना, रोटी बनाएगी, है ना। बेटा भी अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करता है। और अनुसरण का मतलब है कि फिर वो हैबिट्स का और खास तौर पर आप जिस तरह की मानसिकता के होते हैं, उस तरह की मानसिकता उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो जब ये प्रोसेस समझ में आता है, तो फिर ये समझ में आता है कि ये समझ में आया कि जो बच्चे की लर्निंग है, उसमें बेसिकली बच्चे की लर्निंग के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको अपने ऊपर ही काम करना है। अपने को ही ठीक करना है, क्योंकि वो मुझको ही देख रहा है। अब इसमें पढ़ाई-लिखाई का जो मामला है, तो फिर वही बात है कि जब मैं इसको सहजता के स्तर पर ले जाता हूँ, बहुत नेचुरल, तो उसमें चीज़ें बहुत सरल होती हैं। देखिए, बहुत सीधी-सी और सिंपल सी बात है कि हर हर समय काल में, हर किसी टाइम पीरियड में कोई स्किल्स होती हैं जिस जिनके ज़रिए आदमी अपने कुछ काम-धाम करता है। पढ़ाई-लिखाई हो गया, घुड़सवारी हो गया, तीर धनुष चलाना हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो पढ़ाई-लिखाई भी बेसिकली एक स्किल। ये एजुकेशन, इसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इस पे मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, पर बेसिकली मैं इसे एक स्किल मानता हूँ। और स्किल किसी समय काल से तय होती है। तो ठीक है, आजकल के ज़माने में कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, तो वो सीख ही सकता है। गणित सीखना ज़रूरी है, तो सीख ही सकता है। हालाँकि गणित सीखना तो आज से 3000 साल पहले भी ज़रूरी था, भाषा सीखना तो 1000 पहले होता। तो मैंने ये देखा कि फिर अगर मेरे बच्चे को पढ़ाई-लिखाई इतनी ही ज़रूरी है, तो ये तो मैं घर पे भी करवा सकता हूँ। तो मेरा स्कूलों से ऐसा कोई बैर नहीं है, अगर मुझे कोई ऐसा स्कूल मिल जाता। क्योंकि देखिए, आदमी घर पे हो या स्कूल में हो, काम तो आदमी को ही करना है। तो अगर मुझे ऐसे शिक्षक मिल जाते जिसको ह्यूमन नेचर की थोड़ा समझ होती, तो हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत लंबे समय तक स्कूल में रख ही देता। हालाँकि मैंने 7-8 साल तक नहीं रखा बच्चों को, उसके बाद भेज भी दिया। लेकिन जब आप इसको समझते हैं, तो फिर आप जिम्मेदारी को बेसिकली मैं इसको हम
मैंने जिसको नेचुरल लर्निंग बोला, तो मैंने अपने यही किया कि उनको सिखाने, यानी कि उनको सिखाने की और समझाने की, ये जो 2 बातें हैं, सिखाना मतलब मैं स्किल पार्ट को बोल रहा हूँ और समझाना मतलब जीवन पक्षों की बात कर रहा हूँ। मैं आदमी से आदमी की बात है ना? आदमी से कुदरत के संबंध की बात है मोटा तौर पर। ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो फिर स्कूल क्यों जा रहा है? क्योंकि हम एक ऐसे समय काल में रह रहे हैं जहाँ हमारे आस-पास का जो सिस्टम है वो बहुत ही अनएथिकल है और बहुत ही अनह्यूमन। लेकिन फिलहाल मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सच्चाई के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं सिस्टम को नहीं बदलने की स्थिति में। तो सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम मेरे बच्चे को एक सर्टिफिकेट दे रहा है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो पढ़ाई के लिए तो नहीं जा रहा है। आज भी इस मतलब देश में कोई भी बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े पास नहीं होता है। कोई भी स्कूल ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वो उनका बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े पास हो। तो एक्चुअल में आपका स्कूल जो ये स्कूल है, ये स्कूल सिवाय होमवर्क देने के और सर्टिफिकेट देने के कुछ नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ मैंने यही किया कि एक ऐसा स्कूल ढूँढा जो मुझे जो मेरे हिसाब से चल सकता था और जिसके सर्टिफिकेट को सरकार मान्यता देती। तो इससे इतना फ़ायदा हुआ कि वो जो स्कूल जाने का जो बच्चा गया, नहीं गया, हफ्ते में 2 दिन गया, 3 दिन गया, जब गया नहीं गया। तो इससे एक तो मेरा जो वो बोझ था वो खत्म हुआ राजेश और जी को हमने वैसे भी इन्हीं सारे विचारों को हमने सुना है और जिस तरह से आपने आज भी अपनी बातचीत को रखा है, क्योंकि हमारे पास समय अवधि 5 से 7 मिनट तक हमने रखी थी, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और फिर हम चाहेंगे कि एक दिन फिर आप हमारे बीच में आएं और अपनी पूरी जो भी प्रयोग हैं आप उसको रखें। आपका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनीता सेठ जी हमारे बीच में हैं और सुनीता जी हमारी बहुत अच्छी साथी हैं। पिछले अनेक वर्षों से, तकरीबन 13-14 वर्षों से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सुनीता जी के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारा ये 205वां सेशन है तो सुनीता जी ने लगभग कोई एक आध सेशन छूटा होगा, वरना तकरीबन सेशंस को सुना है और उसमें संयोजन में भी मदद की है। तो मैं सुनीता जी से प्रार्थना करूंगा। थैंक यू सर। सबको सर आवाज आ रही है मेरी ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर। नित्य नूतन वार्ता समूह के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नित्य नूतन वार्ता के बारे में शुरुआत में यहाँ से करूंगी कि जब लॉकडाउन हुआ कुछ दिन तो हमारे ऐसे ही बीते। फिर एक दिन सर ने ही बोला कि हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, हम घर पर ही हैं, सब कुछ ऐसा खास नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने स्टार्टिंग की शाम के सेशन से। फिर शाम के सेशन से 2-4 दिन बाद हमने स्टार्टिंग की, एक सुबह का सेशन, एक शाम का सेशन। उसमें शुरू में हमने गांधी जी के विचारों को सुना और फिर हमने जो महिलाओं से जुड़े मुद्दे उनके ऊपर बातचीत की। फिर हमने प्रकृति से जुड़ी हुई बातें, सांस्कृतिक चर्चाएँ, ये सब की। फिर उसके बाद हमारे 100 सेशंस पूरे हो गए, आगे भी सेशन चलते रहे। फिर एक कॉन्सेप्ट आया होम स्कूलिंग का। तो जैसे कि अभी प्रिया मैडम ने भी बताया कि होम स्कूलिंग के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। पानीपत में ही मैं स्मृति जी और सिद्धार्थ जी से मिली थी और हमें पता चला कि उनका बेटा होम स्कूलिंग है और मैं हैरान थी क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि होम स्कूलिंग कैसे होगी, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में आप सब जानते हैं कि बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने की होड़ लगी रहती है और उससे सब कहते हैं ओह इसका बच्चा स्कूल में है, तो एक स्टेटस बन जाता है कि हाँ मेरा बच्चा स्कूल में है। लेकिन जब हमने अद्वैत को देखा, हमने देखा कि वो तो बहुत ही इसमें जानकारियां बहुत भरी हुई हैं। फिर जब होम स्कूलिंग के हमारे सेशन स्टार्ट हुए तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिले और उस होम स्कूलिंग के अंदर मुझे उदयपुर की स्वराज यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला, जो कि मैंने कभी नहीं सुना था कि वहाँ पर किस तरह से सब लोग एक अनोखी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब हेमांत के बारे में लीजिए, वो एक 13 साल का बच्चा है, वो इतनी बहुत ज़्यादा वो ज्ञान से भरा हुआ है और इतना कुछ उसको पता है। जैसे कि हमारे स्कूल्स में तो जो आम स्कूल्स हैं उसमें प्रैक्टिकल कम होता है, थ्योरी ज़्यादा होती है, तो कई बार बच्चे रट्टा मार के भी पास हो जाते हैं, नंबर अच्छे ले आते हैं। तो ये होम स्कूलिंग के साथ-साथ मन में सवाल भी उठे कि क्या ये व्यावहारिक रहेगी? क्या जो गरीब माता-पिता हैं, उनके बच्चे हैं जो, क्या वो होम स्कूलिंग के द्वारा पढ़ पाएँगे?
फिर असावरी माथुर जी ने जब अपना सेशन लिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने 10th और +2 के लिए ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की। यानी फिर लगा कि भी शिक्षा एक कदम पर आकर तो ज़रूरी है। तो मेन यही उठा कि अ, ये माहौल कैसे बच्चों को मिलेगा? अब जो बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स वाक़ई में ग्रेट है कि वो इतना साहसी फैसला ले रहे हैं। तो होम स्कूलिंग कहाँ तक सही बैठ सकती है और क्या ये सबके लिए ज़रूरी है और क्या है हमेशा के लिए? तो बड़े सारे सवाल भी उठे, धीरे-धीरे पता भी चलता रहा, लेकिन जो होम स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वो ज्ञान से भरे हुए हैं, वो उनके मन में कुछ किताबी बातें नहीं हैं, वो नेचर से सीख रहे हैं। वो अपने आस-पास की चीज़ों से सीख रहे हैं। तो एक अच्छा लगा कि एक नई चीज़ हमें सुनने को, देखने को एक्सपीरियंस में हमारे आई और बहुत सारे बच्चों से जब हमने उनकी बातों को सुना, जैसे कि पहले भी कहा गया अभिनंदन जी और ये जो कल हरिप्रिया थी और सावरी जी का नाम लिया मैंने, हेमांका और भी कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सुनने को, देखने को, समझने को मिला, लेकिन प्रश्न भी उठे। तो इस तरह से हमारी ये वार्ता चल रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे और भी इस तरह से बढ़ती जाए और हमारे साथी इसमें जुड़ते जाएँ और ये एक पूरा परिवार बन जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सुनीता जी ने अपनी बात भी रखी और कुछ प्रश्न भी रखे। मैं चाहूँगा कि स्मृति जी इन बातों का, इन शंकाओं का समाधान ज़रूर करेंगी। हमारे बीच अभिनंदन है। अभिनंदन ने अपनी जब बात रखी थी तो बहुत ही हम लोगों को बड़ा उत्साह रहा था उनकी बात से। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। श्री अभिनंदन जी। नमस्कार, क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। तो पहले जब मैं होम स्कूलिंग के बारे में सोचता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि होम स्कूलिंग मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो चीज़ हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उसी चीज़ को हम घर पर पढ़ें तो ये होम स्कूलिंग होता है। और मुझे लगता है कि अब तक जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं, उन्हें यही लगता है। लेकिन जब मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब रेनबो तरह का स्पेक्ट्रम देखा यहाँ पर, कि देखा कि होम स्कूलिंग क्या है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, होम स्कूलिंग दरअसल उस किताबों की शिक्षा तक नहीं है। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जो चीज विद्यालय में पढ़ते हैं वो चीज घर पे पढ़े, इसी का मतलब होम स्कूलिंग होता है। दरअसल होम स्कूलिंग का जो बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे लगा वो ये लगा कि जो बच्चे होते हैं घर पर बेबाक होते हैं, और शिक्षा में बेबाकी का बहुत आवश्यकता होता है कि बच्चे के अंदर जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है वो किसी भी चीज को लेकर पूछे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो जिस स्कूल में बच्चे कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर मैं पूछूंगा ये चीज कि ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्यों हो रहा है, तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है और सब मुझ पर हंसेंगे, तो ये जो उनके अंदर बेबाकीपन होता है वो विद्यालय में, क्लासरूम में कहीं ना कहीं अधिकतर बच्चों में खत्म हो जाता है। और ये होम स्कूलिंग इसीलिए क्योंकि वो अपने दीदी से, अपने भैया से, अपने माता पिता से ज्यादा खुले हुए होते हैं, या फिर जब उनके घर पे कोई शिक्षक आता है तो वो ज्यादा सहजता से पूछ सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये उस बेबाकी के लिए जरूरी है। और दरअसल मुझे उसके बाद ये भी लगा कि हमारे पास हम जब बड़े होते हैं तो दुनिया को दो तरह से जीते हैं। एक किताबों की दुनिया को हम पढ़कर इस दुनिया में जीते हैं। इसको मुझे लगा कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि हम किताबों को पढ़कर जब दुनिया को जीते हैं तो उसको हम लोग आज का जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसको कह सकते हैं। और जो होम स्कूलिंग है इसका मतलब ये है कि जब हम अपने अंदर की दुनिया को पढ़कर इस दुनिया में जीते हैं। और हमारा इतिहास जो है वो हमें बताता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रेट मैन हुए हैं जो अपने अंदर की दुनिया को पढ़कर इस दुनिया में जिए हैं। और हम लोग भूल जाते हैं, आजकल हम लोग यही चीज मिस कर रहे हैं कि कैसे अपने अंदर की दुनिया को पढ़कर इस दुनिया में जिए। तो ये होम स्किलिंग उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस आइडिया के लिए कि बच्चे इस चीज को सीखें। और सबसे बड़ा बात है कि जब मैं एक दिन वो मिट्टी का घर बनाने वाला सेशन देख रहा था तो मुझे एक बहुत पुरानी कविता याद आ गई थी। और मैंने इस कविता को पढ़ा था और तब मुझे लगा कि ये कविता मतलब होम स्कूलिंग के मतलब पे कितना फिट बैठती है। और दरअसल उस कविता का शीर्षक था, मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा उसका बस थोड़ा सा सारांश, कि वो
होमवर्क शीर्षक था उस कविता का। तो उसमें 2 बच्ची के बारे में था। एक बच्ची जो एक अच्छे फैमिली से है और वो स्कूल जाती है, तो वो उसे होमवर्क मिलता है, उसे गृह कार्य मिलता है। तो उसके लिए गृह कार्य का क्या मतलब है? उसके लिए गृह कार्य का मतलब है कि मैथ के एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चंस करना और किसी सब्जेक्ट के एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करना, 4 पेज राइटिंग लिखना। मतलब जो उसे उसके स्कूल के डायरी में लिखा गया है, वो है उसके लिए गृह कार्य का मतलब, या फिर जो उसके कोचिंग में मिला है। मगर एक बच्ची जो एक गांव में है, एक बच्ची जो मजदूरी करती है, उसके लिए गृह कार्य का क्या मतलब है? इस शेम शब्द का मतलब इस समान शब्द का क्या अर्थ उसके लिए है? तो उसके लिए इसका अर्थ है कि घर में घर का लिपा पोती करना और चूल्हे को जलाना, खाना बनाना, सबके बर्तन साफ करना। तो ये गृह कार्य है, ये होमवर्क एक बच्चे के लिए इसका मतलब कितना डिफरेंट है और दूसरे बच्चे के लिए कितना डिफरेंट है। तो होम स्कूलिंग जो है सिर्फ इस बात के लिए, मुझे लगा, मैंने सीखा क्या कि सिर्फ इस बात पे नहीं अफेक्ट करता है कि जो बच्चे स्कूल में किताब पढ़े उस किताब को घर पे पढ़े, वही होम स्कूलिंग है। ये जो आइडिया है ये और ब्रॉड है, ये सिर्फ उस स्किल के लिए नहीं है। ये जैसे कि हमारे सोसाइटी में भी है, हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा किताब को पढ़कर बड़ा हुआ है तो हम उसको एडुकेटेड कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो शिक्षित है। भले उसकी सोच अच्छी हो या नहीं हो, वो उस पर हम नहीं देखते। और वही कोई दूसरा व्यक्ति है जो पर्यावरण का ध्यान रखता है या कुछ भी, मतलब वो बहुत ही सहज है, उसके अंदर इमोशंस है, वो सोसाइटी से कनेक्टेड है, वो दूसरों का मदद करता है, लेकिन उसके पास किताबी अक्षर की किताब के अक्षरों को पढ़ने का कला नहीं है, तो हम उसे अशिक्षित कहते हैं। तो ये जो शिक्षित अशिक्षित कहने का हमारा बात है, ये भी जब मैंने देखा सेशन तो मेरा दिमाग चेंज हुआ। मेरा जो आइडिया है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान के आधार पर किसी को शिक्षित क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि हम शिक्षा का मतलब ही सिर्फ किताबी ज्ञान समझते हैं। तो ये चीज है। और उसके बाद मुझे एक बहुत ही जो सबसे अलग चीज लगा, वो ये लगा कि कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। एक राइटर ने पेंटर थे, उनका बच्चों पर एक किताब आया है। तो वो राजस्थान से हैं, तो उन्होंने उस साक्षात्कार में दिया था कि कैसे उन्होंने उस किताब को बनाया। तो उन्होंने बताया कि वो कभी भी वो स्कूल नहीं गई या फिर कहीं से उन्होंने पेंटिंग नहीं सीखा। तो सवाल उठा कि उन्होंने पेंटिंग सीखा कहाँ से? तो वो राजस्थान के एक गांव की हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बचपन से वो लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, और जो उनके गांव में एक परंपरा है कि वो अपने मिट्टी के घर को हर महीने या हर कुछ महीने पे या त्योहारों में लिपाई पोताई कर देती हैं और उस पे अपने हाथों से चित्र उकेरती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे मतलब मुझे बहुत मन लगता था, तो मैं वैसे ही चित्र उकेरती थी। और अचानक से एक दिन जो कुछ लोग थे पब्लिकेशन वाले, वे आए, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्हें लगा कि मतलब इस तरह के चित्रों की एक किताब होनी चाहिए। तो उन्होंने एक राजस्थानी फोक टेल को लिया और मुझे फ्री छोड़ दिया कि मैं किस तरह से अपने चित्र बनाऊं, और उसका किताब प्रकाशित किया। तो कहने का अर्थ ये है कि वो भी एक स्किल है। तो हमने जो है, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है आज, तो हम ये समझते हैं कि जिस चीज में हमने पैसा वेस्ट किया, जिस चीज में हमने कुछ पैसा दिया, तो उसके बाद हमने जो स्किल सीखा वही स्किल है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। होम स्कूलिंग का मतलब ये मैंने समझा यही कि होम स्कूलिंग इसी धारा को तोड़ने के लिए है कि स्किल जो है हम कहीं से भी सीख सकते हैं, अपने आसपास से। और कितने ही लोग हैं जो कितने स्किल को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये उनके लिए एक स्किल है, वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। बस यही परख उन्हें नहीं है, जिस कारण से वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन वो एक बहुत ही उस स्तर की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो ये चीज को, हमारे सोच को बदलने के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये जो वर्ड है होम स्कूलिंग, जब मतलब हम पढ़ते हैं, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम होम पे क्या सीखते हैं, हम घर पर क्या सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस क्लासरूम, जो हमें वो 4 दीवार है, उस 4 दीवार के बाहर जो इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें हम क्या सीखते हैं। अगर हम सड़क पे जब चलते हैं तो हम किसी जानवर को देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं। हम अपने आसपास की हर छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से क्या सीख सकते हैं, ये चीज को है। अभिनंदन जी, अपने अनुभवों के आधार पर बहुत ही अच्छा, इतने अच्छे प्रयोग हैं आपके जीवन के कि एक सेशन आपका और हो जाए तो भी पूरी बात नहीं रहेगी। पर मैं समझता हूँ कि आपसे बहुत लोगों ने प्रेरणा ली है, क्योंकि अब हमें 1.25 घंटा हो गया है। नहीं, 1 सेकेंड, मैं कुछ देर बस
थोड़ा सा बोलूंगा। तो ठीक है, समय की सीमा। तो मैं आखिरी बात जो कहना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों होम स्कूलिंग जरूरी है। तो हम अपने बच्चों के अंदर करेज डेवलप नहीं कर पाते हैं। हम अगर डेटास को देखें तो कितने ही बच्चों ने मार्क्स को लेकर की परीक्षा में फेल कर गए, वो भी 10वीं के नीचे, तो सुसाइड कर लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे सुसाइड क्यों कर लेते हैं। उनके अंदर, वो अगर 8 साल तक उस स्कूल में पढ़े तो उनके अंदर एक करेज क्यों नहीं डेवलप कर पाता है कि जिंदगी ज्यादा आसान है मौत से, उन्हें मौत ज्यादा आसान क्यों लगती है। तो ये चीज है, इस चीज को सबसे अधिक तोड़ने का जरूरत है कि बच्चे सुसाइड करते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि उनका मार्क्स कम आ गया, या ये छोटी मोटी चीजें जो मतलब कि सुसाइड करने का कोई रीजन नहीं है इस चीज में। तो ये इस करेज को डेवलप करने के लिए होम स्कूलिंग बहुत जरूरी है। मतलब कि घर पे ये करेज अच्छे से डेवलप हो सकता है, अगर स्कूल में नहीं डेवलप हो रहा है तो। बस शुक्रिया। बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी। और अब मैं स्मृति राशि से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात को रखते हुए इसका समापन करें। सर, और अगर मैं बीच में बोल रही हूँ, अगर समय है तो मुझे सिर्फ एक बात कहनी है, जो कि मेरे अंदर होम स्कूलिंग का पूरा सकारात्मक होते हुए भी एक चीज़ जो मुझे सवाल उठ रहा है, मुझे लगता है वो आना चाहिए। हालांकि अभिनंदन ने हल्की सी झलक उसकी दे दी है, तो मैं रखूं क्या? हाँ, रखें आप। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि होम स्कूलिंग को समझना बहुत जरूरी है कि होम स्कूलिंग क्या है। क्योंकि होम स्कूलिंग का अगर ये मतलब समझ जाते हैं लोग कि घर की पढ़ाई, तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा बच्चों के साथ। तो पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को अगर होम नहीं समझेंगे तो फिर वो स्कूलिंग नहीं हो पाएगी। और आज के डेट में जो लड़कियां कॉलेज नहीं जा पा रही हैं, उनका मेरे से मतलब रूबरू बात हुआ है कि वो किस तरह से आज परेशान है कि घर में अगर एक मोबाइल है तो पहले भाई को दिया जाता है, पिताजी को दी जाती है, और उनकी पढ़ाई साइड हो रही है। वो ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, वो ये भी खुलकर कहती हैं कि कॉलेज जाने के बहाने हम थोड़ा सा घर से बाहर निकलते थे, थोड़ी बाहर की हवा खाते थे, थोड़ी बाहर के लोगों से हम मिलते थे, वो सब हमारा बंद हो गया है। तो होम स्कूलिंग का सही मतलब लोगों तक जाना बहुत उतना ही जरूरी है जितना कि और। बहुत धन्यवाद रीता जी। आपने बड़ी अच्छी जानकारी भी रखी और आपने की जो जिज्ञासा है उसको भी प्रकट किया। अब मेरी प्रार्थना स्मृति राज जी से है कि अपना समापन वक्तव्य दें। स्मृति जी। नमस्ते राम मोहन जी, और मेरी आवाज आ रही है आप सबको ना? हाँ, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो इस सत्र को बहुत कामयाब किया है। आपने रिफ्लेक्ट किया है कि हमने जो ये प्रयास किया कि अलग अलग दुनिया में लोग अपने तरीके से जीने को और खुद को लीड किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का यही अर्थ है कि खुद को लीड करें। तो इस पे आप लोग साथ में आए, आप सभी साथी, और हमारा मार्गदर्शन भी किया आपने आज कि इस वक्तव्य को जो हमने रखा उसका यही अर्थ है कि संवाद की कितनी जरूरत है समाज में, और नित्य नूतन वार्ता के जरिए ये संवाद, ये आदान प्रदान जो हमारे समझ का है और हमारे एक्सपीरियंसेस का है वो हो पा रहा है, उसकी जरूरत थी। और होम स्कूलिंग को लेके जो आपने रिफ्लेक्शन आज दिया है हमें, उसके थ्रू हम ये चाहते हैं कि आगे किस तरह से हम हमारे कदम उठे और हम आगे अपने परिवार में, खुद में, उसके बाद परिवार, समाज, और हमारा जो देश का निर्माण है, हमारे जो ये पूरे सृष्टि का निर्माण है, उसकी तरफ हमारी चेतना जागे। तो ये हमारा पर्पस है इस संवाद का और नित्य नूतन वार्ता का भी, कि हम जो सुंदर दुनिया की कल्पना करते हैं वो सुंदर दुनिया हमारे ही हाथ में है। तो और बातें करें, संवाद करें, वार्ता करें, और स्कूलिंग के जो अर्थ को समझा है हमने और नेचुरल लर्निंग को भी समझा, तो ये समझ एक दूसरे को हमने बांटा है, इसकी जरूरत है, अभिव्यक्ति की जरूरत है, और इसमें हर उम्र के साथी जुड़े हैं। इसलिए बहुत बहुत मैं कहूँगी कि राम मोहन जी इसमें एक
बहुत अहम भूमिका है राम मोहन जी की। वो बहुत एंथुजियास्टिक है और सबसे यंग है हमारे बीच में, क्योंकि उनकी जिज्ञासा और उनका जो एंथुजियाज्म है वो बहुत हाई है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो अभिनंदन जी ने बोला है वो बहुत हाई है। तो वो उसको प्रोत्साहन भी देते हैं और प्यार देते हैं, और बहुत सुंदर है ये। और आप सब दोस्त मिले, पवन जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि हर वक्तव्य में उनके कमेंट्स आते हैं और वो बहुत प्रोत्साहित करते हैं। तो उनसे आप सबसे मिलने की बहुत जरूरत है। तो जैसा राजेश बहुगुणा जी ने कहा कि वो एक ऐसा जगह बना रहे हैं और जल्दी हम सबको बुलाएंगे, तो हम उस दुनिया का निर्माण धीरे 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 करें। और मिट्टी का घर जैसा ही ये, हम अपने मिट्टी के हाथों से मिट्टी के ये घर को, इस दुनिया को और सुंदर करें। तो राम मोहन जी, आप इसका समापन कीजिए अब। समापन तो आप सब लोगों ने अपने भाव प्रकट करके इसका प्रारंभ भी किया है और बहुत सुंदर समापन भी किया है। मैं इसमें कोई नई बात तो नहीं कह रहा, पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी की बात को दोहराना चाहूंगा, उनके शब्द को दोहराना चाहूंगा, आप पे गुरु आप पे चेला। तो आप सब लोग गुरुजन हैं और आप पे ही चेला है, शिष्य भी आप ही हैं। और जब ये भाव आ जाता है तो इसका मतलब साफ है कि सिद्धांत के प्रति हमारा बड़ा साफ दृष्टिकोण है। रीता जी ने एक बात कही कि वो छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं और फिर समुद्र की तरफ लाएंगे, ऐसे ही क्या ना। मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूंगा कि जिसको अब तक नदियां जाती रही समुद्र में, पर अगर मान लो वो समुद्र है और अपने आप को समुद्र कहलाने का अधिकारी समझता है, तो अब नदियों की तरफ उसे जाना चाहिए। नदियां सूख रही हैं। तो हम लोगों ने ये नित्य नूतन वार्ता शुरुआत की। नित्य नूतन तो हमने तो शुरू नहीं किया, ये तो एक परंपरा में हमको मिला। महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक शिष्य थे, उत्तराधिकारी थे, उनके हमें जो विनोबा भावे जी की मानस पुत्री थी निर्मला देश पांडे जी, उनके माध्यम से हमें नित्य नूतन मिला। तो नित्य नूतन किसी का तो है नहीं, ये तो एक विचार का है। तो इसलिए हम तो उस दिन की इंतजार में हैं कि जैसे कहा रीता जी अब शुरू कर रही हैं, आज उन्होंने शुरुआत की। हमारे कई साथियों ने धीरे धीरे शुरुआत की। मैंने अनेक साथियों को देखा कि जो लोग यहाँ वक्तव्य देकर गए, उन्होंने फिर अपनी शुरुआत की। हमारे संजय राय हैं, उन्होंने विनोबा विचार परवाह शुरू किया है। रजनीश कुमार जी हैं, उन्होंने एक और शुरू किया है गांधी जी के उस पर। तो अलग अलग साथियों ने बहुत अच्छी बात रखने की शुरुआत की है। तो ये समय आना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक तो नित्य नूतन वार्ता को चलाएंगे ही। उसके बाद फिर एक समीक्षा कर लेंगे कि जितनी जरूरी होगी उतनी हम किस तरह से बढ़ा सकें, क्योंकि तकरीबन 250 सेशंस हो चुके हैं। उस दिन तक 250 सेशंस हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ना केवल नित्य नूतन को स्वरूप दिया, बल्कि ये जो भाव आया कि हम एक नया अमृत लेकर इस मंथन में, ये जो मंथन आया इसमें होम स्कूलिंग का, नेचुरल लर्निंग का, जैसे स्मृति ने अभी कहा नेचुरल लर्निंग का जो भाव आया, तो ये हमारे कई प्रोग्राम्स इससे निकले हैं। मैं डॉक्टर पवन आर्य जी को कल बता रहा था कि कुछ ऐसे परिवार जो अलग हो गए थे वो भी अब नजदीक आ गए, और हम परिवार जो थे, जो दूर दूर थे, कोई कहीं था कोई कहीं था, वो सब ऐसे जुड़ गए, ऐसे गुथ गए कि जो बहुत ही अच्छे स्वरूप में होंगे। कुछ साथी
रुष्ट हो गए, कुछ साथी खुश हो गए, ये स्वाभाविक है। पर अगर हम सब लोग एक अच्छे भाव से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाव ये है कि राम, एक ने कहा वार्ता में, तो आपने उसमें लिखा कि भाई ये वक्ता का वो हो सकता है, हमारा नहीं। उन्होंने कहा न वो देखना दिन चाहते हैं जब नोबेल प्राइज मिले। अरे अच्छा लगता है किसी को कहो कि नोबेल को भारत रत्न मिले तो अच्छा लगता है, आप परमात्मा है तो अच्छा लगता है। पर मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर हमारा निजी स्वार्थ था, अगर हमारा व्यक्तिगत हित के लिए हमने किया, अगर अपनी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा के लिए किया, तो इसका श्रेय हमको नहीं मिलना चाहिए, इसका हमें अपश्रेय मिलना चाहिए, इसका हमें यश नहीं अपयश मिलना चाहिए। पर यदि हमने इसको सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि से हम लोगों ने मिलकर किया है, तो इसका हमें अवश्य यश मिलेगा। तो ये होम स्कूलिंग का जो स्मृति ने शुरू, राममोहन जी, हम बीच में आपको पॉज कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि अर्चना जी जुड़ी है, और डेफिनेटली क्योंकि आज वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है गुप्तकाशी के पास और बहुत बारिश हुई है, तो अगर वो जुड़ी है तो 2 मिनट हम, अर्चना जी आप सुन पा रही हैं? हाँ जी एकदम। अर्चना जी, अर्चना जी नमस्ते। आ गई अर्चना जी? हाँ बोलिए अर्चना जी, बोलिए। मैं जुड़ नहीं पाई, अभी 5 मिनट पहले मैं जुड़ी हूँ इसमें, अभी यहाँ बढ़िया। अच्छा, तो आपकी वीडियो को आप ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी, बैंडविड्थ लो है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस सत्र के बारे में अपना राय 2 मिनट में दे सकते हैं तो दीजिए, कि आप को क्या समझ में आया और इसको आगे कहाँ लेके जा सकते हैं, किस डायरेक्शन में। धन्यवाद स्मृति जी, राम मनोहर जी, और सब लोगों को मेरा नमस्ते भी, धन्यवाद भी। एक्चुअली मैं केवल 5 मिनट से ये सत्र में जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत सारा कुछ सुन भी नहीं पाई, मेरा बहुत हुए भी यहाँ पे थोड़ा सा बारिश और थोड़ा तकलीफें थी, लेकिन मैं अभी जो लास्ट के मोमेंट में ये सुन रहे थे कि ये होम स्कूलिंग का मतलब क्या है, एक मैं भाई का सुन रहे थे, उसके बाद नीता जी का सुन रहे थे कि होम स्कूलिंग, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब तक हमने समष्टि से सीखना नहीं किया, यूनिवर्स के कांटेक्ट में आकर के कोई उसकी ब्रह्मांडी व्याख्या नहीं, सामान्य कि हमने पेड़ पौधों से मिलके सीखना, अपने आसपास के वनस्पतियों से सीखना, अपने रिश्तों से सीखना, अपने नजदीकी जीवन से सीखना, और उसके बाद हम लोग जो एक कॉस्मिक कॉन्सेप्ट है उससे सीखने को ही हम एक्चुअली होम की हम जो व्याख्या है उसमें उसकी निजता को इतना छोटा, होम मतलब 4 दीवार ही नहीं समझे। होम का मतलब नीता जी अभी बोल रहे थे कि जब तक हमने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को घर नहीं समझा तब तक होम स्कूलिंग तो बहुत सीमित हो जाएगा। इसलिए हो सकता है तो हम इसको, इस पूरे नाम को ही चेंज कर ले, लेकिन होम स्कूलिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और होम 4 दीवारों के अंदर नहीं, होम तो एक ऐसा धरती के ममत्व का ऐसे बोध है वो, जिसको हम घर बोलते हैं, घर शब्द की व्याख्या ऐसी है। तो हम उस कॉन्सेप्ट में सीखना शुरू करें, हम सीखना शुरू करें तो साथ में बच्चे सीखते हैं, क्योंकि अभी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बच्चे, तो हम लोग जो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो सेंटर क्रिएट किया है उसका नाम भी स्पेस फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी, एक्चुअली हम उसको सृजन निकेतन भी बोलते हैं। तो हमने सोचा कि वो निकेतन की फिर से वो घर वाली व्याख्या नहीं हो, तो वो ऐसा स्पेस जहाँ पे क्रिएटिविटी नर्चर होने की पॉसिबिलिटी हो। तो उस कॉन्सेप्ट में हम अगर स्कूल को थोड़ा स्कूल भटकता है, वो स्कूल को भी और उसकी ब्रॉड व्याख्या हो और उसका सही से उसका अर्थ हम समझे, तो होम स्कूलिंग का असल कॉन्सेप्ट हम अपने बच्चों तक कन्वे कर सकेंगे, अपने साथियों तक कन्वे कर सकते हैं, अपने साथ जीने वालों तक कन्वे। जब हम जीते हैं तो ऑटोमेटिक साथ में जीने वाला उसको सीखते जाता है। जी अर्चना जी, सुंदर बात। तो ये जो हमारा सत्र हमेशा हम लोग कर रहे हैं कि कितनी जरूरत है ये संवाद की, और इसको आगे किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं,
और जैसा राम मोहन जी ने कहा, वो 15 अगस्त के बाद फिर हम एक समीक्षा रखेंगे। तो आप और कोई बात कहना चाहती हैं, या फिर क्योंकि समय भी हमारा 7:30 बज चुका है। मैं बहुत साइलेंट थी अभी तक, क्योंकि मैं बहुत ही देर से जुड़ी, तो निश्चित रूप से हमको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और ये एक सुंदर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जैसे कि मैं अभी भी देख रही हूँ, एज ग्रुप के लोग साथ में जुड़े हैं और उस प्लेटफॉर्म से, उस मनस्थिति से बात कर रहे हैं जहां पर सब सीखने के लिए और सब एक माहौल बनाने के लिए, जैसे अभी राम मोहन जी ने भी कहा कि सब एक माहौल बनाने के लिए साथ में खड़े हैं। और मैं किसी का समर्थन और नहीं समर्थन, वो भी सीखने की एक प्रोसेस का हिस्सा होता है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सुंदर, धन्यवाद अर्चना जी। तो मैं माफी भी चाहती हूँ, जुड़ नहीं पाई। राम मोहन जी, मुझे लगता है कि बात सारी हो चुकी है जी। और आप सबके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब भी बहुत महत्वपूर्ण सेशंस हैं 15 तारीख तक, तो आप उन सब से जुड़े रहिए। और ये कोई सवाल नहीं है कितने साथी जुड़ेंगे, सवाल ये है कि कितने महत्वपूर्ण साथी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।